पहला क्वेश्चन है स्कान नाल प्रणाली पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोग के सामने। इसमें से बताना है कि स्कान नाल प्रणाली किस में पाई जाती है। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपको बता दें कि कैनाल सिस्टम को नाल प्रणाली कहा जाता है। नाल प्रणाली या कैनाल सिस्टम कहा जाता है। और जो स्पंज होते हैं पोरीफेरा संघ में, पोरीफेरा संघ के स्पंजों का ये विशेष लक्षण होता है। कौन? नाल प्रणाली वाला। और स्पंजों की देहभित्ति जो होती है, जो बॉडी वॉल होती है, इस पे नाल प्रणाली पाई जाती है। यानी बिल्कुल अंदर खोखला होता है, उसी को नाल प्रणाली कहा जाता है। और ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्कान, साइकान, ल्यूकान आदि प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, ल्यूकोसोलेनिया में स्कान नाल प्रणाली पाई जाती है। इसी तरह से साइकान प्रणाली स्काइफा में पाई जाती है और ल्यूकान प्रणाली स्पॉन्जिला में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक होता है? मोती उद्योग के लिए यह क्वेश्चन पीजीटी 2010 में पूछा गया था कि मोती उद्योग के लिए कौन सा ऐसा स्पंज है जो हानिकारक होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आंसर सही होगा डी, क्लियोना। क्लियोना स्पंज मोती उद्योग के लिए हानिकारक स्पंज होता है। बता दें कैसे? तो क्लियोना को सामान्यतः बोरिंग स्पंज के नाम से जाना जाता है। जो क्लियोना है इसको सामान्य रूप से बोरिंग स्पंज भी कहा जाता है। और यह स्पंज ओइस्टर तथा मसेल की खोल में सुरंग बना देता है। ओइस्टर क्या है? तो मोती प्रदान करने वाला मोलस्का होता है, इसके खोल में सुरंग बना देता है। और मसेल क्या है? तो खाद्य के रूप में प्रयुक्त होने वाला है, तो इसमें सुरंग बना देता है, छिद्र कर देता है। सुरंग यानी छिद्र कर देता है, इन्हें नष्ट कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि मोती उद्योग के लिए कौन सा स्पंज हानिकारक है? तो क्लियोना, क्योंकि इसको बोरिंग स्पंज कहा जाता है और ये छिद्र बना देता है, बिल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवणीय जल का स्पंज है। अलवणीय जल का स्पंज कौन सा होगा बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा पहला, स्पॉन्जिला अलवणीय जल का स्पंज होता है। बताते चलें कि अधिकांशतः स्पंज समुद्री जल में पाए जाते हैं। बहुत सारे स्पंज जो होते हैं, अधिकतर जो होते हैं स्पंज, वो समुद्री जल या मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। और ताजे जल या अलवणीय जल में बहुत कम स्पंज पाए जाते हैं, कम संख्या में होते हैं। स्पॉन्जिला एक ऐसा स्पंज है जो अलवणीय जल में पाया जाता है या फ्रेश वाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलांचली जंतु पाए जाते हैं। बिलांचली जंतु कहाँ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर बताना है। आंसर होगा इसका बी, समुद्री जल में किनारों की तरफ बेलांचली जंतु पाए जाते हैं। बता दें कि समुद्री किनारों पर रहने वाले जंतुओं को बेलांचली जंतु कहा जाता है। यानी जो समुद्र के किनारों पर जंतु रहते हैं उन एनिमल्स को क्या कहते हैं? बेलांचली जंतु कहते हैं। और गहरे समुद्र में रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? पिलेजिक जंतु कहलाते हैं। और समुद्र की तली पर रहने वाले बेंथिक कहलाते हैं। तो जो समुद्र के किनारे पर रहते हैं उन्हें बेलांचली जंतु कहा जाता है। जो गहरे समुद्र में रहते हैं उन्हें पिलेजिक जंतु कहते हैं। और जो समुद्र की तली पर रहते हैं उन्हें बेंथिक जंतु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंजों में कंटिकाएं बनती हैं, किसके द्वारा बनती हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2009 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्पंजों में कंटिकाएं किसके द्वारा बनती हैं? इसका आंसर होगा सी, कंकजन कोशिकाओं के द्वारा स्पंजों में कंटिकाओं का निर्माण होता है। जो कंकजन कोशिकाएं होती हैं ये कंटिकाओं का निर्माण करती हैं या स्पिक्यूल्स का निर्माण करती हैं। और संचयाण जो होते हैं ये खाद्य पदार्थों का संग्रह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवर जो समुद्र के तल में रहता है कहलाता है। समुद्र के तल में रहने वाला जानवर क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, नितलस्थ। समुद्र के तल में रहने वाले क्या कहलाते हैं? नितलस्थ कहलाते हैं। ऐसे जानवर जो समुद्र के तल में रहते हैं नितलस्थ कहा जाता है। और बहते हुए जल में रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? सरित जीवी। सरित जीवी कहलाते हैं। और स्थिर जलाशयों में जो जंतु रहते हैं उन्हें सरोजीवी कहा जाता है, सरोजीवी। और समुद्री जल में स्वतंत्र रूप से रहने वाले जंतुओं को अनबुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं के
एबाइसल रूप पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जंतुओं के एबाइसल रूप किस में पाए जाते हैं? आंसर सही होगा पहला, गहरे समुद्र में पाए जाते हैं। बता दें कि गहरे समुद्र में रहने वाले जंतु जो 4000 से 7000 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर 4000 से 7000 की मीटर तक की गहराई तक पाए जाने वाले जंतु एबाइसल जंतु कहलाते हैं। एबाइसल जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाथ स्पंज है, इनमें से कौन सा ऐसा स्पंज है जिसे बाथ स्पंज कहा जाता है? टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, यू स्पंजिया बाथ स्पंज कहलाता है। बाथ स्पंज किसे कहते हैं? यू स्पंजिया को बाथ स्पंज बोला जाता है। बता दें कि यू स्पंजिया का साधारण नाम बाथ स्पंज है। साधारण नाम क्या है? बाथ स्पंज। और इसका कंकाल दृढ़ श्रृंगी स्पंजी तंतुओं का बना होता है। जो कंकाल होता है वो दृढ़ स्पंजी तंतुओं का बना होता है और कंकाल का रंग उड़ाकर सुखा लिया जाता है और उससे स्नान के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं? इनमें से कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो स्पंजों में भोजन का संचय करती हैं? 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, 2004 और 2013 में पीजीटी में। इसका आंसर होगा डी, थीसोसाइट्स। थीसोसाइट्स प्रकार की कोशिकाएं स्पंज में भोजन का संचय करती हैं। बता दें कि स्पंज की देहभित्ति में 3 स्तर होते हैं और जिनमें से विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें थीसोसाइट्स जो होती हैं मीसोफिल स्तर में होती हैं जो भोजन का संचय करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज में कसाभ युक्त कोशिकाएं होती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्पंज में कसाभ युक्त कोशिकाएं बताना है। टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी, कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज में कसाभ युक्त कोशिकाएं होती हैं। देखिए फिर से ये पीजीटी 2011 में आया, वो टीजीटी 1999 में पूछा गया था। स्पंज में कसाभ युक्त कोशिकाएं होती हैं, आंसर होगा क्या? सी, कोएनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिका में कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिलिका में कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका, तो आंसर होगा इसमें से डी, स्पंज द्वारा समुद्री जल से निष्कासित किया जाता है। सिलिका में कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका कहाँ से निकाला जाता है? स्पंज के द्वारा समुद्री जल से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम है। क्या इनमें से दूसरा नाम होगा पैरागैस्ट्रिक कैविटी का? तो आंसर से होगा सी, स्पेंजोसील। स्पेंजोसील पैरागैस्ट्रिक कैविटी का दूसरा नाम है। आपको बता दें कि स्पंजों की केंद्रीय गुहा को स्पेंजोसील कहा जाता है। जो स्पंजों की केंद्रीय गुहा होती है, बीच की गुहा होती है, उसको स्पेंजोसील कहा जाता है और इसी को पैरागैस्ट्रिक गुहा भी कहते हैं या पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं? समुद्री अखरोट किस संघ में आते हैं? पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी, टीनोफोरा में, यानी टीनोफोरा संघ में समुद्री अखरोट आते हैं। आपको बता दें कि समुद्री अखरोट टीनोफोरा संघ के जंतुओं को कहा जाता है। टीनोफोरा संघ के जो जंतु होते हैं, इन जंतुओं को समुद्री अखरोट कहा जाता है। इन्हें काम्बजेली या समुद्री अखरोट भी कहते हैं। काम्बजेली भी कहा जाता है क्योंकि इनके शरीर पर 8 अनुदैर्ध्य प्लेट्स पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? समुद्री अखरोट कहा जाता है। 8 अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडिनल प्लेट्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकान में निषेचन होता है। साइकान में निषेचन कहाँ होता है? बाहर जल में, स्पंज गुहा के अंदर, देह की सतह पर, मेसेनकाइम के अंदर। कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? जल्दी से सोचिए और बताइए। तो इसका आंसर सही होगा डी, मेसेनकाइम के अंदर, यानी मध्योतक के अंदर साइकान में निषेचन होता है। आपको बता दें कि साइकान पोरीफेरा संघ का एक समुद्री जीव है। साइकान क्या है?
पोरीफेरा संघ का एक समुद्री जीव है और साइकान में कोई विशेष जनन अंग नहीं पाए जाते हैं। साइकान एक द्विलिंगी प्राणी है। द्विलिंगी प्राणी ऐसे प्राणी जिनके एक ही शरीर में नर तथा मादा अंग पाए जाते हैं, यानी नर और मादा दोनों प्रकार के युग्मक का विकास एक ही प्राणी में होता है, तो उन्हें द्विलिंगी प्राणी कहा जाता है। इनका विकास अमीबोसाइट्स कोशिका से होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या सही होगा? मध्योतक के अंदर निषेचन होता है।